हेलो मूवी लवर्स, मेरा नाम है राहुल। मेरे चैनल मूवी लवर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एपिसोड 6 को एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो आइए शुरू करते हैं। हमें यहाँ पर भोपा स्वामी को दिखाया जाता है, वो बाबा निराला से बात कर रहा है और बोलता है कि यहाँ पर सोनिया तुझे बेवकूफ़ बना रही है और तेरे पैसा लूट कर वो यहाँ से भाग जाएगी। बाबा निराला बोलता है कि तू उससे जलता है, उसे मेरे अंदर भगवान नज़र आता है और अब वो मुझे पूरी तरह से भगवान बना कर ही छोड़। भोपा स्वामी के पास सोनिया को फ्रॉड करने की एक वजह थी और वो अपने साथ कुछ कागज़ भी लेकर आया, जिसमें उसने अलग अलग कंट्री में सोनिया ने उन कंट्रीज़ के साथ फ्रॉड किए, यानी लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाए और उनके 100 करोड़ 200 करोड़ 250 करोड़ लेकर वहाँ से भाग गई। और वो बोलते हैं कि तेरे भी 100-150 करोड़ जो तू खर्च करने वाला है उसे लेकर वो भाग जाएगी। तब वो बताता है ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, पूरे 500 करोड़ का। और जब वो भोपा स्वामी सुनता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा सदमा लग जाता है। हमें दिखाया जाता है हुकुम सिंह को और हुकुम सिंह के साथ हमें दिखाया जा रहा है सोनिया को। सोनिया ने यहाँ पर पूरा प्लान बना लिया है और यहाँ पर बाबा निराला का अवतार दिवस के तौर पर जगह जगह पर होर्डिंग लगा दी जाती है और यहाँ पर सभी लोगों को इनविटेशन दिया जा रहा है। यहाँ पर एक्सीएम को भी बुलाया जा रहा है ताकि इसको एक ग्लोबल इवेंट के तौर पर बनाया जाए। और इवेंट शुरू होता है और यहाँ पर चारों तरफ बिजलियाँ कड़कने लगती हैं और एक तरीके से इवेंट इतना ज़्यादा थ्रिलिंग होता है कि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि बाबा आखिर कहाँ से अवतार लेंगे। जिसके बाद हमें बाबा को दिखाया जाता है और बाबा यहाँ से पूरे आकाश मार्ग से होते हुए ज़मीन पर आते हैं और अपने दर्शन देते हैं। और बाबा निराला अब यहाँ से सीधा ही भगवान निराला बन, चारों तरफ उनकी जय जयकार हो रही होती है और मानो एक तरीके से उनका आज अवतार हो गया है। सोनिया ने बाबा को इस तरीके से ब्रांड किया था कि लोग ना चाहते हुए भी उसे भगवान यहाँ पर मानने ही लगे थे। और यहाँ पर जो भी लोग यहाँ पर बाबा से मदद लेने के लिए आते हैं, बाबा उन्हें यहाँ पर किसी भी तरीके से अपने दर्द से मुक्त कर देते हैं और यहाँ पर उनके भक्त डांस कर रहे होते हैं। और अब बाबा निराला को कहीं ना कहीं अपना भगवान निराला बनने का सपना पूरा नज़र होता हुआ आता और इसका श्रेय वो सोनिया को ही देते हैं और बोलते हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा काबिल हो और तुम नहीं होती तो मेरा ये सपना कभी पूरा नहीं हो सकता था। बाबा निराला अब कुछ और नहीं, अपनी एक सिटी बनाना चाहता है और 6413 एकड़ में जो बनने वाला है वो बहुत ही कमाल की चीज़ है, जहाँ पर सभी भक्तों को रहने की जगह दी जाएगी और यहाँ पर दोस्तों कानून भी बाबा होगा और सभी चीज़ बाबा के अकॉर्डिंग चलेंगी। यानी बाबा अब एक तरीके से पूरी तरह से एक नया शहर बसाने वाला है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है पम्मी को, जो यहाँ पर दोस्तों जिंदा ही इसलिए ताकि वो बाबा निराला से अपना बदला ले सके, क्योंकि भाई और अपने पिता की मौत का कातिल वो सिर्फ बाबा निराला को ही समझती है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर बदला कैसे। अगले दिन अक्की से मिलने के लिए सुबह उजागर आता है और अक्की से पूछता है कि आखिर यहाँ पर पम्मी कहाँ। अक्की को भी कुछ भी आइडिया नहीं होता और वो बाहर जाकर पम्मी को ढूंढने लगता है, जिसमें उजागर को कमरे के अंदर ही एक पेपर मिलता है और जब वो उस पेपर को उठाता है तो उसमें भूमि समर्पण समारोह था, यानी भूमि पूजन के लिए आज बुलाया गया है और बाबा निराला वहाँ पर आने वाला है। सभी लोगों को ये इन्विटेशन पहुँच गया, जिस इन्विटेशन को देख कर ही यहाँ से पम्मी गई है ताकि बाबा को वहीं ठिकाने लगाए जा सके। भूमि समर्पण समारोह में बाबा निराला पहुंच जाता है और सभी लोग यहां पर उसके जय जयकार करने के लिए आए हुए हैं, लेकिन कुछ लोग जंगल के लोग उसका विरोध करने के लिए भी आए हैं और वो नहीं चाहते हैं कि जंगल की भूमि यहां पर समारोह या किसी आश्रम के लिए दी जाए। अपोजिशन लीडर भी मना करने के लिए आते हैं और जंगल के साथ के लोग भी अपने साथ लेकर आ रहे हैं ताकि इस भूमि समर्पण समारोह को किसी तरीके से रोका जाए। एक्स-सीएम सुंदरलाल यहाँ पर बाबा निराला को रोकने की कोशिश करता है और बोलता है कि ये जंगल के लोगों की जगह है, तुम्हें उसे वापस करना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं दोस्तों वहाँ पर पम्मी भी पहुँच चुकी है और गन से निशाना लेकर यहाँ वो बाबा निराला की तरफ लगाने की कोशिश करती है और वो बाबा निराला की तरफ निशाना लगाती है, लेकिन वो गोली उन्हें नहीं लगती। जिसके बाद दोस्तों चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और लोग इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो गोली से किस तरीके से भी बच सके। बाबा निराला की तरफ 3-4 गोलियाँ चलाने के बाद एक गोली बाबा निराला को छू कर निकल जाती है और बाबा निराला को उस जगह से घर ले जाने की कोशिश की जा रही है ताकि उनका वहाँ पर उपचार किया जा सके। इसी बीच अक्की भी वहाँ पर आ जाता है और वो पम्मी को अपने साथ लेके जाने की कोशिश कर रहा है ताकि पम्मी को यहाँ के लोग ना मारें। बाबा निराला अपनी घायल हालत में अपने आश्रम पहुँच जाता है जहाँ उसका उपचार किया जा रहा है और उसे दोस्तों उसकी हालत इतनी ज़्यादा बुरी है कि उसे तरह तरीके के यहाँ पर
ग्लिम्स आ रहे हैं और उसे कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो हर जगह है जो उसे मारने की कोशिश कर रही है, यानी कोई और नहीं, उसे पम्मी का सदमा इतनी बुरी तरीके से लगा था, उसे पम्मी चारों तरफ नज़र आ रही थी। और यहाँ पर साध्वी आपस में सभी बातें करते हैं कि बाबा निराला की इतनी बुरी हालत उन्होंने आज तक नहीं देखी। बाबा निराला पे अगर गोली चली है यानी इसका बदला ज़रूर लिया जाएगा। और अपोजिशन लीडर यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है, तभी अचानक उसके साथ वाले आदमी को गोली लग जाती है जो जंगल में प्रोटेस्ट कर रहा होता है और उसकी यहाँ पर हॉस्पिटल पहुंचकर मौत भी हो जाती है। भोपा स्वामी यहाँ पर मिलने के लिए आया है एक्स सीएम सुंदरलाल से और वो उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है कि हम लोग नहीं थे और हम लोग अगर होते तो निशाना बिल्कुल भी नहीं चूकता। यानी एक तरीके से वो एक्स सीएम को डराने की कोशिश कर रहा था कि अगर इस बार तुम बच गए, अगर अगली बार इस तरीके की हरकत की यानी बाबा निराला पे किसी भी तरीके का अगर हमला हुआ तो तुम्हारी जान जा सकती है। मम्मी को यहाँ पर थोड़ा सा दुख है कि बाबा उसके सामने था और उसका निशाना चूक कैसे गया। मम्मी को वहाँ बाबा ने देख लिया था, इसलिए पम्मी को जान बचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था कि वो इस स्टेट से बाहर चली जाए, जिसका इंतज़ाम यहाँ पर उजागर ने कर दिया। और उजागर और पम्मी ने अपने आप को मुस्लिम बनाकर किसी भी तरीके से इस स्टेट का निकलने का प्लान बना लिया है, जिसमें यहाँ पर उजागर उनकी हेल्प कर रहा है और एक गाड़ी में उन्हें बैठने के लिए बोल देता है ताकि ये लोग इसे दूसरे स्टेट में जाकर छोड़ सकें। और जब पुलिस उन्हें ढूंढने के लिए आते हैं तो वो बोलते है कि यहाँ पर इस तरीके की कोई भी लड़की नहीं है, जबकि वो लोग वहीं बैठे होते हैं और अपनी गाड़ी में बैठकर वो वहाँ से निकल जाते हैं। उजागर अपने भाई से बोलता है कि मैंने उन्हें यहाँ से निकाल दिया है और जब वो वहाँ पर बॉर्डर पे पहुँचेंगे यानी दिल्ली के बॉर्डर पे पहुँचेंगे तो उनका ध्यान रख लेना। उजागर का भाई बोलता है कि हाँ वैसा ही होगा जैसा तुम कह रहे हो, मैं उन्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। अक्की और पम्मी की गाड़ी बीच में एक ढाबे पर रुकती है जहां पर पम्मी बोलती है कि मुझे आगे अब नहीं जाना है क्योंकि बाबा से बदला लिए बिगर मैं इस स्टेट से नहीं जा सकती हूँ। यहाँ पर अक्की उजागर को फ़ोन लगाता है और पम्मी के बारे में बताता है कि वो स्टेट छोड़कर नहीं जाने वाली है। तब उजागर बोलता है कि तुम क्या करने वाले हो, तो वो बोलता है कि मैं यहीं पे किसी भी तरीके से रहने की कोशिश कर लूँगा। और आसपास एक जगह देखी जाती है जहाँ पम्मी और अक्की रहने लगते हैं, जिन्होंने अपना धर्म चेंज कर लिया है। और उनका पम्मी और अक्की जहाँ पर रह रहे होते हैं वहाँ एमसीडी वाले एक सर्वे करने के लिए आते हैं और पम्मी और अक्की को लगता है कहीं ना कहीं ये लोग उन्हें बाबा के ही लोग हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ये लोग सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि इनके फैमिली में कितने मेंबर हैं। और जब दोनों को पता लगता है कि ये एक रूटीन सर्वे है तो दोनों की जान में जाना। नेक्स्ट सीन में हमें एक जंगल को दिखाया जाता है जहाँ पर दोस्तों फॉरेस्ट में एक आदमी की जान गई थी, यानी उनके लीडर की जान गई थी, जिसकी जगह लेने के लिए कोई और एक आ गया है, जिसे हुकुम सिंह ने अपने पास बुलाया है और बोल रहा है कि तुम क्यों नहीं जंगल के लोगों की आवाज़ उठाते हो। यानी एक तरीके से हुकुम सिंह यहाँ बाबा निराला को सपोर्ट भी कर रहा है और दूसरी तरफ वो ये भी चाहता है कि किसी भी तरीके से बाबा का यहाँ पर स्वर्ग भूमि का प्रोजेक्ट स्टार्ट ना हो। वही आदमी हुकुम सिंह के कहने के अनुसार वहाँ पहुँच जाता है जहाँ बाबा का स्वर्ग भूमि बनाने का प्लान है। वहाँ पर बाबा निराला का आदमी उसे चांटा मारता है, लेकिन ये आदमी दोस्तों जेब में से गन निकालता है और बाबा निराला के आदमी को वहीं पे शूट कर देता है, जिसकी जान वहीं चली जाती है और सभी को धमकी देकर वहाँ से भागने के लिए बोल देता है। बाबा निराला के सामने उस बॉडी को लेकर आया जाता है और बाबा निराला उसे बोलता है कि ये मेरा परम भक्त था और इसका ध्यान पूरी तरीके से रखा जाएगा और जिस दुष्ट ने इसे मारा है उसका जल्दी से जल्दी संहार किया जाएगा। बाबा निराला के एक आदमी की जान गई थी, इसलिए यहाँ पर फ़ोन आता है जंगल के लीडर के पास कि पप्पू के पास पैसा आ गया है और पप्पू के फ़ोन से बोला जा रहा है कि पैसा वो उसके पास आकर ले ले। दोस्तों ये फ़ोन किसी और ने नहीं, भोपा स्वामी और उसके साथियों ने ही करवाया था। जिसके बाद पप्पू से पैसा लेने के लिए वो जंगल का लीडर पहुँच जाता है और जैसे ही वो टेंट आकर खोलने की कोशिश करता है तो वहाँ पर भोपा स्वामी और यहाँ पर पूरी तरीके से निराला के लोग ही यहाँ पर होते हैं, जो बाबा निराला के कहने पर ही यहाँ पर इसे सबक सिखाने के लिए आए हैं। और ये जंगल का लीडर उन्हें बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, अगर तुमने मेरी जान लेने की कोशिश करी तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा और तुम्हें मेरे पर गोली नहीं चलानी चाहिए। तब भोपा स्वामी बोलता है कि तुम्हारे ऊपर मैं गोली को वेस्ट नहीं करूँगा और वो एक कुल्हाड़ी लेता है और यहाँ पर उसकी गले में देकर मार देता है, जिस तरीके से यहाँ पर इसकी जान और इस तरह से भोपा स्वामी अपने एक आश्रम के कार्यकर्ता की मौत का बदला ले लेता है। और इसी के साथ एपिसोड 6 यहीं डी एंड हो जाता है। एपिसोड 7 और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि अब एंट्री होने वाली है भगवान निराला की वाइफ बन्नो, जो बाबा निराला के कुछ ऐसे राज खोलने वाले हैं जिसे आज तक आपने नहीं सुना होगा। एपिसोड 7 का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं, जिसमें हमें दिखाया जाता है आईबी के हेड ऑफिसर को, जिसमें यहाँ पर उजागर उसे बताने के लिए आया है कि उसी जंगल में एक और लाश मिली है जहाँ पर आश्रम के कुछ दिन पहले एक सेवादार को जान से मार दिया गया था और भोपा स्वामी भी वहाँ कुछ दिनों पहले देखने के लिए मिला था। यानी चारों तरफ की कड़ियाँ एक ही तरफ इशारा कर रही हैं आश्रम की तरफ और वो बोलते हैं कि मुझे एक अंडरकवर एजेंट चाहिए ताकि मैं वहाँ पर कुछ जाँच
जांच के लिए भेज सकूं। और यहाँ पर आईबी के हेड ऑफिसर हाँ कर देता है और यहाँ पर मैट्रिमोनियल के थ्रू मैरिज करने के लिए एक आदमी आया हुआ है और वो कोई और नहीं यहाँ पर आईबी का ही एक जासूस है जो यहाँ पर आश्रम पर जासूसी करने के लिए आया है ताकि यहाँ पर लोगों के ऊपर निगरानी रखकर कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवाई जा सके। साथ में वो रिलेशन बनाने की भी कोशिश कर रहा है ताकि वो किसी तरीके से यहाँ पर सेटल हो जाए। और वो यहाँ से अपने उजागर को फ़ोन करता है ऑफिसर को और बोलता है कि मैं यहाँ पर सेटल हो गया हूँ, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आश्रम के सेवादार भोपा स्वामी को बोलते हैं कि जिस दिन यहाँ पर कॉन्सर्ट होता है उस दिन लड्डू की बिक्री अच्छी होती है वरना अदरवाइज नहीं। लड्डू की बिक्री ज़्यादा बढ़ाने के लिए टिंका सिंह का दोस्त एक आइडिया देता है और बोलता है कि क्यों ना टिंका सिंह को एक मिनिस्टर बना दिया जाए ताकि लोगों को उससे अट्रैक्ट किया जा सके और यहाँ पर लड्डू की बिक्री भी ज़्यादा हो जाएगी। भोपा सिंह को यह आइडिया पसंद आ जाता है और वो यहाँ पर टिंका सिंह को मिनिस्टर बनाने के लिए तैयार हो जाता है ताकि लड्डू की बिक्रियाँ बढ़ाई जा सके। यानी ये लोग किसी भी तरीके से किसी को भी मिनिस्टर बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं, बस पैसे की कमाई अच्छी हो जाए। अब हमें दिखाया जाता है सबसे मेन कैरेक्टर जो यहाँ पर पूरी तरह से कहानी को चेंज करने वाला है और ये कोई और नहीं बाबा निराला की ही वाइफ हैं जिनका नाम बन्नो सिंह है। यहाँ पर मिलने के लिए वो आई है निराला से ताकि अपने बच्चों को इंसाफ दिया जा सके। भोपा सिंह बोलता है कि वो यहाँ पर ध्यान में है और बाबा अभी नहीं मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर निराला की वाइफ बोलती है कि जब तक वो ध्यान से नहीं उठेंगे मैं यहाँ पर वेट करने के लिए तैयार हूँ। और भोपा सिंह के पास कोई भी चारा नहीं होता और वो बाबा निराला के पास लेकर बन्नो को पहुँच जाता है और बन्नो अपने दोनों बेटे के साथ आई है और भोपा सिंह के और भगवान निराला के सामने एक ऐसी बात बोल देती है जिसके बाद ये दोनों लोग सोच में पड़ जाते हैं और बन्नो से वो पूछते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तब वो अपना असली राज खोलती है कि वो बोलती है कि तुम लोग मिठाइयों की तरह यहाँ मिनिस्ट्री बांट रहे हो और मैं एक आखिरी चीज़ चाहती हूँ जो तुम मुझे देकर मैं कभी भी उस चीज़ के लिए आगे से नहीं बोलूँगी। जब तुमने मशहूर गायक टिंका सिंह को मिनिस्टर बनाया तो तुम मेरे बेटे को भी मिनिस्टर बना सकते हो और ये मेरी विश पूरी अगर तुम कर दोगे तो उसके बाद मैं कुछ और चीज़ नहीं मांगूंगी। ये बातें सुनकर दोस्तों भगवान निराला यानी बाबा निराला को बहुत ही अजीब लगता है और वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर मैं इसको मिनिस्टर कैसे बनाऊं जिसकी उम्र भी बहुत ज़्यादा है। निराला की वाइफ बोलती है उसको कि मैंने इसके कागज़ बनवा लिए हैं यानी इसकी 25 साल उम्र करवा दी है, अब ये मिनिस्टर बन सकता है। लेकिन बाबा निराला बोलता है ये मेरे हाथ में नहीं है, तुम्हें अगर ऐसा करना है तो तुम्हें सीएम हुकुम सिंह से मिलना होगा। यहाँ पर बन्नो सीएम हुकुम सिंह से मिलने के लिए जाती है और उससे मदद मांगती है कि उसे इंसाफ दिया जाए और उसके बेटे को यहाँ पर मिनिस्टर बनाया जाए। अब बाबा निराला की वाइफ अगर किसी से कुछ मांगती है वो भले ही सीएम हो लेकिन उसे देना तो पड़े। हुकुम सिंह थोड़ा सोचता है जिसके बाद बाबा निराला की वाइफ उसे बोलती है कि मैं तुम्हारे बहुत काम आने वाले हूँ और इस बाबा के राज मेरे पास बहुत सारे भरे पड़े हैं। हुकुम सिंह इसके बाद हाँ कर देता है और बोलता है कि तुम्हारे बेटे को तो मैं मिनिस्टर नहीं बना सकता हूँ, क्यों ना तुम ही मिनिस्टर बन जाओ। इसके बाद ये आइडिया यहाँ पर बन्नो को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है और उसे लगता है कि कहीं ना कहीं उसके बेटों की यहाँ पर लाइफ सिक्योर होने जा रही है और अगले दिन ही शपथ समारोह बुला लिया जाता है जहाँ 2 लोगों को शपथ दिलाने के लिए बुलाया गया, जिसमें एक है बन्नो जिसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दिया गया, वहीं दूसरा है टिंका सिंह जिसे दोस्तों एक यूथ लीडर के तौर पर पेश किया जाता है। बन्नो अपना महिला एवं विकास मंत्रालय में काम संभालती है और जिसे बहुत सारी फाइलों पर साइन करने के लिए बोला जाता है। तब यहाँ पर बन्नो एक डील करती है, बोलती है मैं साइन तो कर दूंगी लेकिन मुझे कितना कमीशन मिलेगा। यानी दोस्तों बन्नो ने पहले दिन से ही पैसा कमाना शुरू कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पर हमें दिखाया जाता है पम्मी को, जहाँ पर जिस बस्ती में वो रहती है वहाँ पर एमसीडी के लोग आए हुए हैं जो यहाँ पर लोगों की परेशानी को सुन रहे हैं और पूछना चाह रहे हैं कि आखिर एमसीडी को ये लेटर किसने लिखा था कंप्लेंट के लिए। ऑफिसर के बार बार पूछने के बाद भी कोई सामने नहीं आता, जिसमें थोड़ी देर बाद एक आवाज़ आती है और एक लेडी उठकर बोलती है कि ये कंप्लेंट मैंने की है। जहाँ पर पहले लेडी को लगता है कि ये ऑफिसर उसे डांटने वाले हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, ये उसकी बहादुरी का इनाम था। यहाँ पर एमसीडी को फटकार लगाई गई है और 1 महीने के अंदर उसके एरिया के सभी काम को ख़त्म करने के लिए बोला गया। एक चिट्ठी की ताकत यहाँ पता लग जाती है सभी को और एक चिट्ठी क्या क्या कर सकती है ये यहाँ पर पम्मी को भी क्लियर हो जाता है और पम्मी के अंदर कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन आ जाता है और अब वो इसी तरीके से अपनी लड़ाई को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करने वाली है। पम्मी भी सोचती है कि आज से वो रोज़ एक चिट्ठी लिखेगी और हर मंत्रालय और हर एक ऑफिसर को देने की कोशिश करेगी ताकि उसकी कहानी को पूरे स्टेट में फैलाया जाए और देश को पूरा पता लगे यहाँ पर बाबा निराला का सच। पम्मी उसी दिन से चिट्ठी लिखने लगती है और जिसे पोस्ट करने के लिए कोई और नहीं अक्की ही जाता है और आसपास के लेटर बॉक्स में
डाल देता है ताकि वो चिट्ठी उन लोगों तक पहुंच जाए। कई महीनों तक चिट्ठी लिखने के बाद जब कोई भी रिस्पांस नहीं आता, उसके बाद दोस्तों एक नकली डाकिया बनकर यहाँ पर अक्की अलग अलग ऑफिसेज में जाता है और यहाँ पर चिट्ठी यहाँ पर सीधा गवर्नमेंट ऑफिसर को देने लगता है, जहाँ पे हर कोई बोलता है कि उस तरफ रख दो, इस तरफ रख दो, यानी कोई भी डायरेक्ट चिट्ठी रिसीव करने के लिए तैयार नहीं था। और वो यहाँ पर पूछता है कि पिछले हफ्ते जो मैं चिट्ठी दे के गया था वो तुमने पढ़ी? तब यहाँ पर ऑफिसर बोलता है कि 13 साल पहले एक फाइल आई थी, उसे पढ़ने का मेरे को अभी तक टाइम नहीं मिला, तो मैं चिट्ठी कैसे पढ़ूंगा। इतना होने के बाद भी पम्मी हौसला नहीं हारती और वो चिट्ठी अपना लिखना जारी रखती है। पम्मी अक्की को बोलती है कि मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली हूँ, कोई ना कोई तो दिन होगा, कोई ईमानदार उस चिट्ठी को पढ़ेगा और जिसके बाद बाबा निराला का सच सबके सामने आ जाएगा। बाबा निराला फार्मास्यूटिकल की आड़ में अपने बिजनेस को यानी नशे के बिजनेस को और भी आगे बढ़ाना चाहता है, इसलिए यहाँ पर हैरी उनसे मिलने के लिए आया और इस कंपनी का मालिक कोई और नहीं बाबा निराला ने यहाँ पर टिंका सिंह और उसके दोस्त को बना दिया। जिसके बाद टिंका सिंह बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और उसको माने उसके सपना जैसा पूरा हो जाता है। बाबा निराला यहाँ पर बोलता है कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में जो नाम है वहाँ पर टिंका सिंह और उसके साथी का नाम यहाँ पर लिख दिया। जिसके बाद दोनों ही बाबा निराला के पैर छूने लगते हैं, मानो उनका सपना जैसे पूरा हो गया। बाबा निराला टिंका सिंह को बोलता है कि तुम मेरी फैमिली की तरह हो, इसीलिए हम सब लोग साथ में मिलकर ग्रोथ करेंगे और सभी लोगों को आगे बढ़ाना मेरा काम है। टिंका सिंह और यहाँ पर उसके दोस्त को कंपनी का मालिक बनाने के बाद टिंका सिंह और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। यहाँ पर दोस्तों आश्रम में आईबी का एक जासूस है, उसको पता लग जाता है कि हैरी यहाँ पर आया हुआ है जो यहाँ पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट को फाइनेंस करता है। यानी एक तरीके से हैरी एक फ्रॉड आदमी है जो यहाँ पर हर तरीके के गलत काम को सपोर्ट करता है और अलग अलग कंट्रीज़ में इस नशे के कारोबार को फैलाता है। हैरी को पकड़ने के लिए यहाँ पर उजागर को भेजा जाता है और उजागर से उससे जानने की कोशिश करता है हैरी से कि आखिर तुम लोग यहाँ करने क्या वाले हो। उजागर से यहाँ पर हैरी बोलता है कि मेरा लॉयर तुमसे बात करेगा और मैं तुमसे बात करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। यहाँ पर हैरी को ऊपर प्रेशर बनाया जाता है और उजागर उसे बोलता है कि तुम्हें अपने साथियों को बुलाना होगा, अदरवाइज हम तुम्हारे ऊपर एक्शन लेंगे और तुम्हें जेल के अंदर डाल देंगे। जिसके बाद हैरी टिंका सिंह के दोस्त को फ़ोन लगाता है और अपने प्लेस पर आने के लिए बोलता है और बोलता है कि यहाँ पर शराब और शवाब सब है, अगर तुम एंजॉय करना चाहते हो तो मेरी जगह पर आ सकते हो। जिसके बाद टिंका सिंह का दोस्त बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और उसे लगता है कि भाई साहब वहाँ तो जन्नत ही है। जिसके बाद वो चला जाता है वहाँ पर और रास्ते में ही दोस्तों आईबी के लोग आकर यहाँ पर टिंका सिंह और उसके साथी को पकड़ लेते हैं। इसके बाद दोनों को यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन और पूछताछ के लिए एक रूम के अंदर बंद कर दिया जाता है। यहाँ पर टिंका सिंह धमकी देता है आईबी ऑफिसर को, लेकिन उसे चांटा मारकर उसकी गर्मी वहीं शांत कर दी जाती है। यहाँ पर उजागर टिंका सिंह से जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर तो कंपनी का मालिक है, तेरे को इसके बारे में पता क्यों नहीं है, क्योंकि अनऑथराइज कुछ इक्विपमेंट भी अलग अलग कंट्री से परचेज़ किए गए हैं, वो भी तेरे नाम से, और इस कंपनी में भी तेरे सिग्नेचर है, यानी हर जगह तेरे सिग्नेचर है और तुझे ही नहीं पता ये कंपनी किसकी है। यहाँ पर दोस्तों टिंका सिंह का साथी बोलता है ये साइन हमारे नहीं है, लेकिन यहाँ पर उजागर उसे एक चांटा मारकर उसकी गर्मी वहीं शांत कर देता है। टिंका सिंह बोलता है कि हमें फंसाया गया है और यहाँ पर उजागर बोलता है कि तुम्हें किसने फंसाया, उसका नाम लो और मुझे बताओ किसने तुम्हें फंसाया, मैं तुम्हें बिल्कुल भी कुछ नहीं होने दूंगा। यानी यहाँ पर उजागर कोशिश कर रहा है किसी भी तरीके से ये बाबा निराला का नाम ले दे और मेरे पास पूरी अथॉरिटी हो जाए उसे पकड़ने के लिए। लेकिन दोस्त टिंका सिंह का दोस्त बोलता है कि तुम लोग गलत कर रहे हो और तुम लोग इसे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पर टिंका सिंह के दोस्त को चांटा मारा जाता है और उसे समझाया जाता है कि जितना बोलने को कहा जाए उतना ही बोला। पहली बार आश्रम के दो खास लोगों को पकड़ा गया है और इसकी जानकारी दोस्तों बाबा निराला को पहुँच जाती है और बाबा निराला को टेंशन में है थोड़ा, क्योंकि ये एक स्टेट मैटर नहीं है। IPS ऑफिसर बलवंत बोलता है कि मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा, आपको मेरे पर भरोसा रखना चाहिए। तब बाबा बोलता है कि तुमसे हो पाएगा, वो बोलता है कि मैं आपको निराश बिल्कुल भी नहीं करूँगा। दोस्तों इसी के साथ एपिसोड 7 यहीं डी एंड हो जाता है। एपिसोड 8 और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जहाँ पर हमें दोस्तों अब पता लगने वाला है कि आखिर पम्मी किस तरीके से बाबा को एक्सपोज करने वाली है, जिसमें बाबा की चिट्ठियों की खबर सभी तरफ फैल गई है। अब देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि एपिसोड 8 में किस तरीके से बाबा बचने की कोशिश करेगा। एपिसोड 8 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो आइए शुरू करते हैं। आईबी के हेड अविनाश दुबे को दिखाया जाता है जो अपनी फैमिली के साथ लंच करने के लिए आए हैं। वहीं दूसरी तरफ DIG सिन्हा भी बैठे हैं जो यहाँ पर टिंका सिंह और हरीश आहूजा को जल्दी से जल्दी यहाँ पर अविनाश दुबे की पहुँच से छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और वो यहाँ पर नेगोशिएशन करना शुरू करते हैं और अविनाश दुबे को बोलते हैं कि तुम्हें इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए और इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए।
वहीं अविनाश दुबे भी समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारी सोच से बहुत ही ज्यादा गहरा है। जिसके बाद डीआईजी सिन्हा अपना सही रंग दिखाता है। हवाला का कुछ पैसा एक अकाउंट में ट्रांसफर किया गया था और वो अकाउंट किसी और का नहीं, आपकी बीवी का ही है, जिसका नाम नंदनी है। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ प्रॉपर्टी लेकर डाली गई है जो कि माइनर बच्चों के नाम पर है, जिसका नाम एल यानी कि लव और के यानी खुशी, दोनों ही बच्चों के नाम पर आपने कुछ इलीगल प्रॉपर्टी ले रखी है और अगर इन सब चीज़ों की फाइल ओपन हो गई तो आपको जेल जाना ही पड़ेगा। इसलिए तुम्हें जो है इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। डीआईजी सिन्हा की बातों से अविनाश दुबे को समझ में आ जाता है कि बाबा से पंगा लेना बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ सकता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है उजागर को, जो यहाँ पर टिंका सिंह और उससे पूछताछ करने के लिए कुछ पॉइंट्स बना के लाए हैं, यानी क्वेश्चनर बना के लाए हैं। लेकिन जब उसे पता लगता है कि दोनों ही टिंका सिंह और उसके दोस्त और उसके साथ हरीश आहूजा को छोड़ दिया गया है और यहाँ पर उनके सर अविनाश दुबे छुट्टी पर चले गए। अविनाश दुबे के पास उजागर जाता है और उनसे बोलता है कि सर, आपके बस की लड़ाई जब लड़ना नहीं था तो आपने इस चीज़ को शुरू क्यों किया। तब यहाँ पर अविनाश दुबे बोलता है कि कभी कभी फैमिली को कुछ चीज़ों के लिए चुनना पड़ता है और बाबा से पंगा लेना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भी हो सकता था, इसलिए मैंने वही चुना जो उस टाइम के लिए सही था। और वो सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद बाबा निराला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और बोलता है कि हमारे मिनिस्टर यानी टिंका सिंह और उसके साथी को गलत फंसाया गया और हरीश आहूजा को भी गलत फंसाया गया है इसमें। इसलिए यहाँ पर आईबी के हेड ऑफिसर अविनाश दुबे के खिलाफ केस चलाना चाहिए, जिसने झूठी शिकायत के तौर पर यहाँ पर हमारे टिंका सिंह को जेल में बंद करके रखा हुआ था। पम्मी की मेहनत रंग लाती है और उसकी चिट्ठी यहाँ पर भारत की बेटी के नाम से कुछ लोगों के पास लग जाती है और वो लोग उस यहाँ पर बाबा का काला चिट्ठा उस चिट्ठी में पढ़ लेते हैं और यहाँ पर बाबा एक्सपोज होता हुआ नजर आता है। और ये चिट्ठी अलग अलग जगह सभी जगह पर सीनियर्स ऑफिसर के यहाँ पर भी ट्रांसफ़र की गई है। अब इन चिट्ठियों के तौर पर सभी लोगों को यहाँ पर सर्च करने के लिए बोला गया है कि एक एक चिट्ठी को ढूंढ कर निकाला जाए, नहीं तो सभी की नौकरी चली जाएगी। यहीं उजागर का दोस्त उसे फ़ोन कर बताता है कि यहाँ पर चिट्ठियों की ढूंढने के लिए सभी लोगों को लगाया हुआ है और तब पता लगता है कि भारत की बेटी के नाम से कोई और नहीं, पम्मी ही चिट्ठी लिख रही है। जिसके बाद यहाँ पर डीआईजी सिन्हा अपने साथी को फ़ोन करता है और बोलता है लगाया हुआ टिकट के बारे में जानकारी तलाश करे और पता करे कि ये टिकट कहाँ से यूज़ किया गया है। जिसके बाद उस टिकट को ट्रेस किया जाता है और पता लगता है कि वो किसी एक लोकेशन से ही ज़्यादा चिट्ठियाँ भेजी गई हैं और उस लोकेशन को ट्रेस कर लिया जाता है, जिस लोकेशन पर यहाँ पर पम्मी की कंफर्मेशन हो जाती है कि पम्मी और अक्की कहाँ पर छुपे हुए हैं। उस जगह पर रेड करने के लिए डीआईजी सिन्हा जा रहा है और साथ में भोपा सिंह भी कहता है कि मैं भी वहीं पहुंच रहा हूं ताकि उस पम्मी को पकड़कर वहीं खेल ख़त्म किया जा सके। लेकिन पुलिस के वहां पहुंचने से पहले ही दिल्ली की एसटीएफ टीम वहां पहुंच जाती है और यहां से वो पम्मी और अक्की को लेकर निकल जाते हैं। और जैसे ही पुलिस वहां पर पम्मी को ढूंढने के लिए आती है, उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता है और वो बिल्कुल खाली होते हैं क्योंकि एसटीएफ की टीम एकदम से फ़ौरन से उन्हें पुलिस से पहले वहाँ से लेकर निकल चुकी होती है। भोपा स्वामी यहाँ पर भाप जाता है क्योंकि यहाँ पर उसे पम्मी का दुपट्टा देखने को मिलता है और उसे समझ में आ जाता है कि ये लोग थोड़ी देर पहले यहाँ थे, लेकिन इन्हें पहले इन्फॉर्मेशन मिल गई कि हम लोग आने वाले हैं, इसलिए ये लोग यहाँ से भाग गए। और एक बार भोपा स्वामी दोबारा से खाली हाथ लौटता है और पम्मी और अक्की के लिए एसटीएफ टीम भेजने वाला और कोई नहीं, उजागर ही है, जिसने अपने भाई को कहकर एसटीएफ टीम का अरेंजमेंट किया था। पम्मी और अक्की को लेकर एसटीएफ की टीम दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंचती है और मिलती है उजागर के भाई से, जो उन्हें बोलता है कि तुम्हें कहीं भी जाना है तुम इस गाड़ी से जा सकते हो और तुम्हें सही सलामत लेकर ये लोग जाएंगे। तुम्हें अब खतरे से डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और बाबा अब तुम्हारा कुछ भी नहीं कर। पम्मी और अक्की अब दिल्ली पहुँच जाते हैं और वहाँ जाकर वो किसी न्यूज़ चैनल को जाकर अपनी पूरी रिपोर्ट यानी अपनी आप बीती बताने की कोशिश करते हैं। इससे पहले ही दोस्तों डीआईजी सिन्हा यहाँ पर देखता है कि एसटीएफ की टीम आई थी जो कुछ टेररिस्ट को सज्जनपुर से पकड़कर यहाँ पर लेकर आई थी और ये अचानक से ऑपरेशन कैसे हुआ, डीआईजी सिन्हा इसके बारे में जानने की कोशिश करता है और उसे लगता है कि इसी गाड़ी में वो लोग जो हैं पम्मी और अक्की को लेकर निकले हैं। भोपा स्वामी को इसकी इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, लेकिन एसटीएफ टीम का वो लोग कुछ भी नहीं कर। दिल्ली आने के बाद पम्मी का मकसद है कि वो किसी न्यूज़ चैनल को अपना एक इंटरव्यू दे ताकि वो बाबा को यहाँ पर एक्सपोज कर सके। जिसके बाद विस्फोट समाचार में जाकर उसको लेकर जाया जाता है, जहाँ पे एक मैडम होती है और वो बोलती है कि उस बाबा को बिल्कुल हम लोग नंगा कर छोड़ेंगे और हम तुम्हें जैसे बोलेंगे तुम्हें वैसा ही करना है। यहाँ पर दोस्तों पूरी तरह से माहौल क्रिएट किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि बाबा को अब पूरी तरह से ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा और पूरी दुनिया में उसकी ऐसी इमेज बनाई जाएगी कि बाबा को रातों रात यहाँ से पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। यहाँ पर इस बात को सुनकर यहाँ पर अक्की और पम्मी बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और उन्हें लगता है कि बस कल बाबा एक्सपोज होने वाला है और बाबा को एक्सपोज होने के बाद हम लोगों को चैन से सांस ले। पम्मी और
अक्की यहाँ पर उसी स्टूडियो में पहुँच जाते हैं जहाँ बाबा के रूप में किसी को पहले से एक कैरेक्टर बनाया जा रहा है ताकि उसी सीन को दोबारा से क्रिएट किया जाए, यानी उसी सीन को जो बाबा ने पम्मी के साथ ज़बरदस्ती की थी। एक आर्टिस्ट को बुलाया जाता है जो बाबा का बिल्कुल हूबहू लगने लगता है और पम्मी को बोला जाता है कि तुम अपने कपड़े उतार के इसके सामने लेट जाओ ताकि हम जो तुम्हारे साथ हुआ है उस सीन को क्रिएट कर समाज को सच बता सकें। पम्मी बोलती है कि वो सीन मैं नहीं करने वाली हूँ और तुम्हें इस चीज़ के लिए मैं कोई भी इंटरव्यू नहीं दूंगी। मैडम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तू मुझे मना कर रही है, तूने अगर मुझे मना किया तो तेरा पूरे देश में कोई भी इंटरव्यू नहीं लेगा और मैं देखती हूँ किसकी हिम्मत है, कोई समाचार वाला इस तुम्हारी रिपोर्ट को कैसे चलाएगा। मैं यहाँ पर डिसाइड करती हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ यहाँ पर। अगर तुझे पैसों की ज़रूरत है तो मैं तुझे 10,000 रुपये देती हूँ, लेकिन तुझे ये ज़रूर करना होगा। लेकिन पम्मी बिल्कुल मना कर देती है। पम्मी कहती है कि मैं कुछ भी नहीं करूँगी, मैं सिर्फ अपनी बात को रिकॉर्ड कर जनता तक पहुँचाऊँगी। और यहाँ पर दोस्तों एक वीडियो शूट किया जाता है जिसमें पम्मी अपनी शुरुआत से लेकर बाबा ने उसके साथ क्या क्या किया उसकी एक सीडी बनाई जाती है और ये सीडी अलग अलग ऑफिसेज में चैनल को दी जा रही है ताकि पम्मी का सच यहाँ पर समाज के सामने आ सके। बाबा निराला जो भगवान निराला बन चुके हैं वो अलग अलग अपने भक्तों से मिलते हैं जो अलग अलग देशों से उन्हें थैंक यू भेज रहे हैं और वो अपने यहाँ बाबा निराला को जल्दी से जल्द देखना चाहते हैं ताकि वो उनकी पूजा और प्रशंसा कर सके। तभी यहाँ पर अचानक से फ़ोन आता है सोनिया के पास और सोनिया को बताया जाता है कि बाबा की एक सीडी मार्केट में घूम रही है और वो पम्मी सच सबको बताने की कोशिश कर रही है और वो सीडी अगर किसी के हाथ लग गई तो बाबा को एक्सपोज होने से कोई भी नहीं बचा सकता। डीआईजी सिन्हा पम्मी और अक्की को ढूंढने के लिए दिल्ली में एक सर्च ऑपरेशन के लिए अपने दोस्त को फ़ोन करता है और पुलिस अलग अलग जाकर न्यूज़ हाउस में जाकर सर्च करने लगती है कि अक्की और पम्मी की स्टोरी यहाँ पर तो नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उन लोगों को वहीं से पकड़ लिया जाएगा और जेल में डाल दिया जाएगा। पम्मी की सीडी यहाँ पर एक न्यूज़ हाउस में मिल जाती है जिसके बाद वो सभी लोग उसकी आपबीती सुनते हैं और पम्मी यहाँ पर बताती है कि बाबा ने उसके साथ गलत काम किया और ये बाबा कई लोगों के साथ कर रहा है। जिस न्यूज़ चैनल का नाम होता है खुलासा न्यूज़ और ये खुलासा न्यूज़ को फ़ोन कर बोला जाता है न्यूज़ को रोकने के लिए और ये सभी लोग बाबा के अनुयायी होते हैं और ये फ़ोन करते हैं सोनिया को। सोनिया को पता लग जाता है कि ये सीडी जल्दी से ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई है और कोई ना कोई चैनल कभी ना कभी आकर इस सीडी को चला ही देगा। सोनिया हुकुम सिंह को बताती है सीडी के बारे में और हुकुम सिंह यहाँ पर उसका पॉलिटिकली फ़ायदा लेने की कोशिश करता है और उससे पहले उसके पास न्यूज़ ब्रॉडकास्टर का फ़ोन आता है जो बोलता है कि अगर इस सीडी को चाहते और नहीं चले तो 100 करोड़ रुपये देने होंगे। हुकुम सिंह वैसा ही करता है और वो फ़ोन मिलाता है भोपा सिंह को और बोलता है कि 200 करोड़ रुपये की डिमांड आई है न्यूज़ चैनल की तरफ से, अगर इस सीडी को चाहते हो वो ना चले, क्योंकि अगर वो सीडी चल गई तो बाबा एक्सपोज हो जाएगा। देखो चीफ मिनिस्टर हुकुम सिंह इस सीडी का फ़ायदा उठाना चाहता है जिससे डिमांड करी गई है 100 करोड़ रुपए की और लेकिन उसने भोपा सिंह से मांगे हैं 200 करोड़ यानी पूरा 100 करोड़ का प्रॉफिट, क्योंकि कहीं ना कहीं हुकुम सिंह भी चाहता है आसमान में उड़ते हुए बाबा को ज़मीन पर लाना। और इसी के साथ एपिसोड 8 यहीं डी एंड हो जाता है। दोस्तों 9 एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि अब उसमें यहाँ पर पम्मी की सीडी चलने वाली है जिसमें पम्मी दुनिया के सामने बाबा को नंगा करने वाली है। एपिसोड 9 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ तो आइए शुरू करते हैं। सभी न्यूज़ हाउस में सीडी देने के बाद भी दोस्तों सीडी कहीं नहीं चल रही होती है और यहाँ पर दोस्तों अक्की अपने दोस्त से पूछता है कि तेरा चैनल किस चीज़ का है, तब वो बताता है कि मेरा तो यार सास बहू का चैनल है जिस पर सिर्फ सास बहू के सीरियल आते हैं। अगर मेरा न्यूज़ का चैनल होता तो पम्मी की सीडी कब की चल चुकी होती। और यही आइडिया यहाँ पर अक्की को क्लिक कर जाता है। अक्की अगले दिन जाकर जॉब के लिए इंटरव्यू देता है उसी ऑफिस में जिसको यहाँ पर सफाई की जॉब मिल जाती है। अक्की का दोस्त यहाँ पर सर्वर रूम में टेक्नीशियन को लेकर जाता है और बोलता है सर्वर रूम में कुछ ग्लिचेस आ रहे हैं और टेक्नीशियन जब जाकर अंदर देखता है सर्वर के पास तो उसे वहाँ पर जाकर कुछ भी ज़्यादा प्रॉब्लम नज़र नहीं आती है और वो वहाँ पर तार चेक कर वहाँ से वापस लौट आता है। अक्की का दोस्त सर्वर रूम से बाहर निकलने से पहले उसके अंदर एक कार्ड को फंसा देता है ताकि उसके बाद अक्की वहाँ सर्वर रूम के अंदर एंट्री कर सके। अक्की वहाँ पर जाकर अपनी सीडी लगा देता है और सीडी आज रात को चलने वाली है। सभी लोग यहाँ पर ध्यान से टीवी के आगे बैठे हुए होते हैं और अक्की ने यहाँ पर पहले से ही सर्वर रूम में जाकर सीडी को अपलोड कर दिया और रात को वेट कर रहे हैं ताकि सीरियल वाले चैनल पर आज पम्मी की आपबीती सुनाई जाएगी और पूरी दुनिया को आज बाबा निराला का काला सच पता लग जाएगा। लेकिन कई घंटों देखने के बाद भी सीरियल ही दिखाई दे रहा था और यहाँ पर पम्मी की सीडी नहीं चल रही थी, जिसके बाद वो अपने दोस्त को फ़ोन लगाता है और वो दोस्त कहता है कि मैंने सारे तार सही लगाए लेकिन तुम्हारी सीडी अभी भी नहीं चल रही है। तब यहाँ पर उसे अक्की कुछ
चीज़ें बताता है, यानी पीले तार को लगाने को बोलता है, लेकिन यहाँ पर तार को उसने चेंज कर दिया था, जिसके बाद तार को ठीक किया जाता है और पम्मी की सीढ़ी चलने लगती है और पम्मी के सीढ़ी को सभी लोग देख लेते हैं और बाबा निराला का सच यहाँ दुनिया के सामने आ जाता है। सभी लोग आपस में बात करना शुरू कर देते हैं कि ये लड़की कौन है और बाबा पे इस तरीके के इल्ज़ाम लगा रही है, जिसके बाद सोनिया को भी पता लग जाता है कि पम्मी की सीढ़ी चल गई है और जज को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि जज और सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन दी गई थी भारत की बेटी के नाम से चिट्ठी लिखकर, लेकिन किसी ने भी कोई भी एक्शन नहीं लिया। जिसके बाद पम्मी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका सच जिसको वो बताने की कोशिश कर रही थी वो अब दुनिया के सामने आ चुका था। पम्मी ने सभी चैनल पर जाकर यहाँ पर बाबा निराला को नंगा कर दिया था और अब बाकी चैनल पर भी पम्मी की रिपोर्ट चलने लगती है और बाबा निराला यहाँ भोपा सिंह को बोलता है कि मुझे एक बार इस लड़की से मिलना है, यानी कि वो पम्मी से अभी भी मिलना चाहता है। पम्मी ने यहाँ पर बताया कि उसने सभी जजेस को भी वो भारत की बेटी के नाम से चिट्ठी भेजी थी, लेकिन किसी ने भी इसका कोई जवाब नहीं दिया और उस चिट्ठी को ढूंढने के लिए बोला जाता है और हर ऑफिस में वो चिट्ठी ढूंढी जा रही है। बाबा निराला के खिलाफ यहाँ पम्मी ने डायरेक्ट कंप्लेंट की थी, इसीलिए इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए टीम वहाँ पहुँच जाती है और यहाँ पर बाबा के लिए सम्मन भेज देती है कोर्ट में पेश होने के लिए, यानी बाबा के खिलाफ अब कोर्ट में केस चलेगा। और सोनिया यहाँ पर सभी लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है कि यहाँ पर आश्रम पे हमला हुआ है और आश्रम की इमेज को ख़राब करने के लिए ये सारा षड्यंत्र रचा गया है। सभी लोगों को एक हो जाना चाहिए और यहाँ पर बाबा का साथ देना चाहिए। पम्मी ने अपने वीडियो के थ्रू इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया था, इसलिए अब बाबा को सामने आना ही पड़ता। और यहाँ पर दोस्तों पुलिस एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी करी गई है ताकि बाबा सबके सामने सच खोल सके। और यहाँ पर बाबा एक चालाकी चलता है और यहाँ पर पम्मी की मदर को बुलाता है, जो उसके आश्रम में अभी भी रहती है, जिसका बाबा ध्यान रखता है। पम्मी की मदर चल नहीं सकती है, जो कि बिल्कुल हैंडीकैप है और व्हील चेयर पर अभी भी चल रही है। यहाँ पर बाबा दिखाने की कोशिश कर रहा है कि पम्मी एक गलत लड़की है जिसकी मदर का मैं अभी भी ध्यान रखता हूँ। दोस्तों ये इतना बड़ा पाखंडी है, किसकी इमेज को बचाने के लिए ये किसी की मदर को भी यूज़ कर सकता है। और सभी तरफ यहाँ पर बाबा के अनुयायी बाबा की जय के नारे लगाते हैं ताकि पुलिस बाबा को किसी भी तरीके से गिरफ्तार करने की कोशिश ना करे। वहीं दूसरी तरफ मीडिया में भी इसी तरीके के वीडियो सर्कुलेट किया जा रहा है ताकि बाबा की पॉजिटिव इमेज बनाई जा सके और हर तरफ बाबा के बारे में उनकी जय जयकार हो रही होती है ताकि पम्मी को गलत दिखाया जा सके। बाबा निराला की इमेज को बचाने के लिए सभी न्यूज़ चैनल में पॉजिटिव वीडियो भेज दिए जाते हैं ताकि उनको बाबा की इमेज को बचाया जा सके। वहीं एक्स सीएम सुंदर लाल भी यहाँ पर एक रोड शो करता है और उसके थ्रू अनाउंस करता है कि भारत की बेटी के नाम से पम्मी ने जो मोर्चा संभाला है, मैं उसके लिए उसको बहुत ही ज़्यादा बहादुरी का अवार्ड देना चाहता हूं और उसका पूरा साथ दिया जाएगा और उसे एक प्रोटेक्शन भी दिया जाएगा। बाबा निराला के खिलाफ एक्शन लेने वाले जज यहां पर ऑफिसर को बोलते हैं कि पम्मी को जल्दी से जल्दी ढूंढो, अगर वो 2 दिन में नहीं मिलती है तो ये केस मैं किसी और को सौंप दूंगा। वहीं दोस्तों हमें हुकुम सिंह को दिखाया जाता है जो अपने सीएम पद को लेकर अभी भी टेंशन में है और पम्मी फाइनली सभी के नज़रों के सामने आ जाती है और अब वो एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है एक्स सीएम सुंदरलाल के साथ। और सुंदरलाल बोलता है कि मेरी भी कोई बेटी नहीं थी और पम्मी मेरी बेटी की तरह ही है और बाबा ने जो जो गलत काम पम्मी के साथ किए हैं हम पम्मी का साथ देंगे और ये लड़ाई आखिरी तक लड़ेंगे और जब तक बाबा निराला को जेल में नहीं डाल दिया जाता मैं चैन से नहीं। पम्मी को अब लगता है कि उसे अब इंसाफ जरूर मिलेगा। बाबा निराला को यहाँ लगता है कि सीएम उसके किसी काम का नहीं है और हुकुम सिंह को अब रास्ते से हटाने का टाइम आ गया। इसके लिए वो बात करता है यहाँ पर एक्स सीएम सुंदरलाल से और सुंदरलाल के साथी को फ़ोन मिलाया जाता है ताकि सुंदरलाल से बात कर डील की जा सके। और भोपा स्वामी फ़ोन करता है और बताता है कि यहाँ पर निराला जी बात करना चाहते हैं और सुंदरलाल को फ़ोन दिया जाता है और सुंदरलाल बताता है कि तुमने मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान किया पिछले इलेक्शन में, प्रचार मेरे लिए किया और जिता आपने हुकुम सिंह को दिया। पहले तो उस प्रचार की पूरी भरपाई करनी होगी, जिसके बाद आगे की बात की जाएगी। दूसरी शर्त 6 महीने में इलेक्शन होंगे और विधानसभा को भंग किया जाएगा। बाबा यहाँ पर सुंदरलाल की सभी बातें मान लेता है क्योंकि बाबा के पास अब कोई भी चारा नहीं था बचने का, इसीलिए वो सुंदरलाल को पूरी तरह से सपोर्ट करने लगता है। और सुंदरलाल भी यहाँ पर सुनकर बहुत ही ज़्यादा अजीब सा फील कर रहा होता है क्योंकि उसे नहीं लगता है कि यहाँ पर बाबा निराला उसकी सभी शर्तें मान लेगा, लेकिन बाबा निराला और भोपा सिंह ने उसकी सभी शर्तें मान ली थी। अब इस खर्चे को भी दिया जा रहा है जो पिछले इलेक्शन में हुआ था और दोस्तों वो पूरा पैसा 512 करोड़ था, यानी 512 करोड़ की भरपाई बाबा को पहले करनी है, जिसके बाद यहाँ पर करंट सीएम को हटाना होगा और अगले 6 महीने में इलेक्शन भी करवाने होंगे। इस डील के बाद सुंदरलाल बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, मानो उसे दुनिया ही मिल गई। डील होने के बाद भोपा सिंह यहाँ बाबा निराला से बोलता है कि ये एक्स सीएम कुछ ज़्यादा ही महंगा पड़ रहा है, एक बार सब हो जाने दो, इसके बाद मैं एक्स सीएम को अभूतपूर्व सीएम बना दूंगा। यानी दोस्तों यहाँ पर सीएम सुंदरलाल को मारने की बात की जा रही थी
और इसी के साथ एपिसोड 9 यहीं डी एंड हो जाता है। एपिसोड 10 देखना बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होगा, क्योंकि एपिसोड 10 में हमें देखने को मिलेगा बाबा निराला कोर्ट के अंदर पम्मी के सामने केस लड़ रहा है। अब उसकी जीत होगी या हार, ये हमें एपिसोड 10 में ही पता लगेगा। एपिसोड 10 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो आइए शुरू करते हैं। हमें दिखाया जाता है एक्स सीएम सुंदरलाल को, जिसने यहाँ पर भगवान निराला से डील की थी और डील के अकॉर्डिंग पूरा 512 करोड़ रुपए यहाँ पर आ गया है। और ये पैसा पूरा रिसीव करने के बाद सुंदरलाल को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी सारी शर्तें मान ली गई और उसे 512 करोड़ रुपए भी मिल गया। यानी दोस्तों सुंदरलाल का पक्ष यहाँ कहीं ना कहीं और ज़्यादा मजबूत हो रहा था। और दोस्तों हुकुम सिंह जैसे ही यहाँ पर विधानसभा में पहुँचता है अपने लोगों से मिलने के लिए, यहाँ पर सभी लोग उसके हाय हाय के नारे लगा रहे होते हैं और बोलते हैं कि हमें ये डमी सीएम नहीं चाहिए और हमें कोई मजबूत सीएम चाहिए। हमें ऐसा सीएम नहीं चाहिए जिसकी बिल्कुल भी नहीं चलती है और जो किसी भी चीज़ के लिए कैपेबल नहीं है। क्योंकि दोस्तों भगवान निराला ने यहाँ हुकुम सिंह को हटाने का पूरा प्लान बना लिया था और सभी एमएलएस को भड़काकर अब एक नया ही सीएम बनने वाला है। वहीं अंदर से दोस्तों बन्नू सिंह आती है और बन्नू सिंह बोलती है कि किसको सीएम बनना है और किस किस ने यहाँ भगवान निराला से पैसे लिए हैं। तब यहाँ पर दोस्तों दिलावर बोलता है कि आप भी सीएम बन सकते हो और मैं भी सीएम बन सकता हूँ, लेकिन हुकुम सिंह सीएम बनने के लायक नहीं। हुकुम सिंह को यहाँ पर बन्नू अपने साथ लेकर जाती है और अब हुकुम सिंह के हाथों में एक ऐसी चीज़ देने वाली है जिससे दोस्तों इस सीरीज़ में आग ही लगने वाली है। अब यहाँ पर हमें भगवान निराला का पूरा सच पता लगने वाला है कि कैसे वो टैक्सी ड्राइवर मोंटी से भगवान निराला बन गया, जिसमें हमें ये सीरीज़ पास्ट में लेकर जाती है और दिखाया जाता है हमें बन्नू, जिसके फादर एक टैक्सी ड्राइवर थे और बहुत बड़े महात्मा के लिए टैक्सी चलाया करते थे और उन्हीं के कहने की वजह से ही उसने यहाँ पर मोंटी से शादी की थी। मोंटी एक टैक्सी ड्राइवर अपनी वाइफ बन्नू को बताता है कि उसकी नौकरी एक बड़ी कंपनी में लग गई है जहाँ खाना भी उसे वहाँ दिया जाएगा। बन्नू को लगता है कि यहाँ पर मोंटी की किस्मत चेंज हो गई है और वो बिल्कुल सीधे रास्ते पे चलने वाला है। बन्नू अपने पति को लेकर पहली बार इतना खुश होती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है मोंटी को, जो भगवान निराला बनने से पहले मोंटी था। मोंटी यहाँ पर कार के अंदर से एक्सेसरीज चोरी कर कर एक शॉप पर बेचा करता था, यानी जैसे कभी फ़ैन आ गया, कभी बैटरी आ गई और वो इस शॉप पर बेचकर अपना हिस्सा वहाँ से ले लिया करता था। मोंटी की वाइफ को समझ में नहीं आता है कि एक मैकेनिक और टैक्सी ड्राइवर की जॉब से ये पैसा इतना सारा इनके पास आ कहाँ से रहा है, लेकिन यहाँ पर मोंटी कुछ भी नहीं बताता और उसकी मुलाकात एक दिन यहाँ पर कुछ गुंडों से होती है और यहाँ पर उसे पहली बार मिलता है भोपा, जो उसे बोलता है कि तू यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा घूम रहा है और तू यहाँ पर अगर ज़्यादा नज़र आया तो तेरे साथ वो चीज़ हम करेंगे जो अभी तक तेरे साथ नहीं हुई होगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मोंटी हिम्मत दिखाता है और बोलता है कि तू मेरे डर से काँप रहा है और तुझे यहाँ पर डर लग रहा है कि अगर तेरे साथियों को पीटने के बाद तू मेरे सामने आया तो तेरी हालत क्या होगी। मोंटी की दोस्तों इस हिम्मत को देखकर भोपा यहाँ पर उससे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, जिसका नाम भूपेंद्र होता है, और बोलता है कि क्यों ना मिलकर काम किया जाए। यहाँ से दोस्तों इनकी डील शुरू होती है और ये दोस्ती आज तक इनकी कायम, क्योंकि अब ये लोग यहाँ पर टैक्सी के अंदर से एसेसरीज़ की जगह अब ये कार चोरी करने लगे हैं और वहाँ पर ये लोग पत्थर लगाते हैं, जिसके बाद रात में जाकर लोगों को लूट लेते हैं और कार को लेकर आते हैं उसी शॉप पर जहाँ पर वो पहले एक्सेसरीज़ बेचा करते थे और अब वहाँ पर कारों को बेचा जा रहा है और जो लोग यहाँ पर कारों को देने से मना कर देते हैं उन्हें वहाँ पर दोस्तों जान से मार दिया जाता है। और अब अंधा पैसा इनके पास आता जा रहा है और इस चीज़ की रिपोर्ट यहाँ पर एक पुलिस थाने में कर दी गई है और उसी पुलिस थाने से एक ऑफिसर आया इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जिसने यहाँ पर मोंटी और भूपेंद्र को पहचान लिया है कि उनकी कार कोई और नहीं, यही दोनों ले गए। मोंटी और भूपेंद्र रात को कांड करने के बाद घर पर वापस आते हैं, जिन्हें वहाँ पर वो ऑफिसर भी मिलता है जो बताता है कि तुमने किस किस के साथ क्या क्या किया, मुझे सब कुछ बताओ। लेकिन मोंटी और भूपेंद्र कुछ भी बताने से मना कर देते हैं और मोंटी बोलता है कि सर इस चीज़ को रफा दफा यहीं कर लेते हैं, आपको क्या चाहिए मुझे बता दो। तब वो दोस्तों ऑफिसर बोलता है कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, अगर तुम्हें इस चीज़ से बचना है तो मेरे पास 10 लाख रुपए आ जाने। मोंटी बोलता है कि मेरे पास सिर्फ 2 लाख रुपए हैं और जाने से पहले वो ऑफिसर से वो रिपोर्ट मांगता है, लेकिन ऑफिसर रिपोर्ट देने से मना कर देता है, जिसके बाद भूपेंद्र और मोंटी उस ऑफिसर को वहीं जान से मार देता है और इसको देखने वाला और कोई नहीं यहाँ पर बन्नो ही होती है। बन्नो ने ये सब कुछ होते हुए देख ली थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसका पति जो एक टैक्सी ड्राइवर था वो कातिल कैसे बन गया और उस एफआईआर को वो बन्नो को दे देता है। बन्नो को एफआईआर देने के बाद ये कार को लेकर जाते हैं और यहाँ पर ये उसी ऑफिसर को उस कार के अंदर ही जला देते हैं ताकि पुलिस ऑफिसर की मौत का सच किसी को पता ना लग सके। जिसके बाद भोपा स्वामी नेपाल के लिए निकल जाता है और बाबा यहाँ पर निराला आ जाता है काशी और 20 साल पहले किए हुए कांड की एफआईआर की कॉपी आज तक उस फाइल में मौजूद थी। अब सीएम हुकुम सिंह के पास एक
बहुत ही मजबूत सबूत है। और इस चीज़ को लेकर सोनिया जाती है भोपा स्वामी के पास और भोपा स्वामी को यहाँ सारी काली करतूत बाबा निराला की दिखाती है। और बाबा निराला जो यहाँ पर हुकुम सिंह को हटाने वाला है एज ए सीएम, वो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है कि अगर वो भोपा स्वामी यहाँ पर हुकुम सिंह को हटाता है तो ये फाइल यहाँ पर सरकार को दे दी जाएगी, जिसके बाद भोपा स्वामी और निराला को जेल में डाल दिया जाएगा। और यहाँ पर भोपा स्वामी को ऊपर छोड़ दिया गया है कि क्या वो जेल जाना चाहते हैं या नहीं। अगर जेल नहीं जाना चाहते हैं तो वो लोग हुकुम सिंह को ही सीएम रहने दें। और भोपा सिंह भी अब सोच में पड़ जाता है कि क्या वो सुंदरलाल के साथ डील करे या नहीं। अब बाबा निराला के लिए एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है। अगर वो सीएम हुकुम सिंह का साथ देता है तो यहाँ पर दोस्तों एक्स सीएम सुंदरलाल पम्मी को ऐसे यूज़ करेगा और पॉलिटिकली इसका फ़ायदा उठाकर इलेक्शन जीत जाए। और अगर हुकुम सिंह का साथ नहीं देता है तो हुकुम सिंह अपने पास रखी हुई फाइल जिसमें एफआईआर की कॉपी भी मौजूद है उसको लेकर सरकार को दे देगा, जिसके बाद बाबा के बचने के चांसेस 0 के बराबर हो जाएंगे। जिसमें देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर बाबा करता क्या है। पम्मी को अपनी बेटी कहने वाले एक्स सीएम सुंदरलाल के यहाँ पर पम्मी आती है और वकीलों के सामने सारी चीज़ें बताने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ से पहले ही वकीलों को निकाल दिया गया और इन लोगों को भी बाहर जाने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि इन लोगों ने दोस्तों यहाँ पर भगवान निराला के साथ डील कर ली है और इन लोगों को इंसाफ मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ पर उजागर बोलता है कि क्यों ना हमें कुछ और लॉयर को भी कर लेना चाहिए, क्योंकि अब मुझे यहाँ पर एक्स सीएम सुंदरलाल पर भरोसा नहीं। भगवान निराला को अगले दिन कोर्ट में पेश होना है, जिससे दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा डर रहा है और वो इस चीज़ से कांप रहा है और बोलता है भोपा स्वामी अगर तुम्हें इस चीज़ से बचना है तो तुम्हें सिर्फ चुप रहना होगा। अगले दिन सुबह होती है और यहाँ पर पहली बार दोस्तों पम्मी के सामने बाबा निराला होता है। बाबा निराला उसके आगे हाथ जोड़ता है। बाबा निराला का इस तरह से भव्य स्वागत किया जाता है जैसे वो अभी भी अपने आश्रम में। बाबा निराला अपने भरोसे के अनुयायियों के साथ कोर्ट में पेश होता है और अब वो अपना केस लड़ने वाला है ताकि लोगों के सामने सच आ सके और अगर बाबा निराला गिल्टी निकलता है तो बाबा निराला को आज जेल हो जाएगी। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाती है और बाबा निराला के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, जिसमें कई लड़कियों के साथ उसने शारीरिक शोषण किया था। जिसके बाद पम्मी को कटहरे में बुलाया जाता है। पम्मी बताती है कि ये कोई बाबा बाबा नहीं है, ये एक ढोंगी है जो लोगों के साथ उनकी भावनाओं के साथ खेलता है और उनका यूज़ करने के बाद उन्हें वहाँ से फेंक देता है। और मैं अपने वर्ड पे अभी भी कायम हूँ और जो मैंने चिट्ठी में लिखा है वो एक एक शब्द सच है। पम्मी के लॉयर बाबा निराला के बारे में बताते हैं कि कुछ टाइम पहले इसने एक लड़की कोमल के साथ भी ऐसा ही किया था, जिसकी एक 0 एफआईआर वसंतपुर थाने में भी लिखी गई है। और दोस्तों ये कोई और नहीं, वही दहिया फैमिली की ही बात कर रही थी, जिसकी पूरी फैमिली यहाँ पर ख़त्म हो गई थी। पम्मी के लॉयर ने अपने केस को बहुत ही मजबूती से रखा था और यहाँ पर बाबा निराला की इमेज को एक मॉन्स्टर की तरह साबित कर भी दिया था। और दोस्तों अब आता है यहाँ पर नंबर बाबा निराला के लॉयर का, जो यहाँ पर एक वीडियो दिखाने की कोशिश करता है और बोलता है कि मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ जिसके थ्रू आपको सच का सच पता लग जाएगा। और यहाँ पर पम्मी की मदर भी आई हुई है। यहाँ पर पम्मी का वीडियो चलाया जाता है जहाँ पर उस घटना के बाद का वीडियो दिखाया जाता है जहाँ पर बाबा की यहाँ पर पम्मी तारीफ़ कर रही है और सभी लोग अचानक सोच में पड़ जाते हैं कि अगर पम्मी के साथ बाबा ने गंदा काम किया था तो उसके बाद पम्मी उसकी तारीफ़ कैसे कर सकती है। और सभी यहाँ पर दासियों और साध्वियों को बुलाया जाता है बाबा के लिए गवाही देने के लिए कि बाबा का नेचर उनके लिए कैसा है। तभी सभी लोग यहाँ पर बाबा की तारीफ़ करते हैं और बोलते हैं, कोई बोलता है कि बाबा ने उनका जीवन बदल दिया और कुछ लोग बोलते हैं कि बाबा अगर नहीं होते तो वो इस दुनिया में नहीं होते। यानी बाबा के लिए दोस्तों चारों तरफ से पॉजिटिव बातें की जाती हैं और बाबा को कहीं ना कहीं एक महात्मा के रूप में प्रेजेंट कर दिया जाता है। और अब सबसे बड़ा ट्विस्ट इस पूरे कोर्ट की कार्रवाई में आता है जब यहाँ पर पम्मी की मदर बोलती है कि मेरी बेटी ये नहीं है और अगर ये मेरी बेटी होती तो ये ऐसा नहीं करती। बाबा निराला एक भगवान है जिन्होंने मेरा अभी तक साथ दिया है और मेरा अभी तक वो ध्यान रख रहे हैं। बाबा निराला को कटहरे में बुलाने के लिए बोला जाता है, लेकिन जज साहब को उससे पहले एक चिट्ठी दी जाती है जिसमें लिखा होता है कि बाबा निराला का आज मौन व्रत है और वो इस चीज़ पर बात नहीं कर सकते हैं। जिसके बाद जज बोलता है कि हमें यहाँ पर एक कॉन्फिडेंशियल कार्रवाई करनी होगी और सभी लोगों को अपने कैबिन में बुला लेता है। जिसके बाद बाकी चीज़ें यहाँ पर कैबिन में आकर बोली जाएंगी और सबको बोला जाता है कि बाबा गंदा का काम कर ही नहीं सकता है क्योंकि बाबा उसके लिए एलिजिबल ही नहीं है। बाबा ने अपनी नसबंदी करा रखी है, यानी शुद्धिकरण करा रखा है और वो किसी के साथ भी कुछ भी नहीं कर सकता है। और जब पम्मी की लॉयर बोलती है कि अगर इसी के लिए एक बार इसका मेडिकल सर्टिफिकेट दोबारा से निकलवा लिया जाए तो इसमें किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और जब मेडिकल सर्टिफिकेट की बात आती है तो बाबा अपने टेस्ट कराने के लिए राज़ी हो जाता है, क्योंकि वो तो चाहता ही वो था कि बाहर जाकर इस चीज़ का टेस्ट किया जाए और उसे उसके भक्त बचा लेंगे। बाबा का यहाँ पर टेस्ट करने वाला भी उसी का भक्त निकलता है और बाबा के बारे में वो रिपोर्ट सच
लिख देता है कि बाबा इस चीज़ के लिए कैपेबल ही नहीं है कि वो किसी के साथ गंदा काम कर सके। यहाँ पर दोस्तों जीतती हुई बाजी भी पम्मी हार जाती है और पम्मी को भी यहाँ पर पकड़ लिया जाता है क्योंकि उसके खिलाफ भी कुछ पुराने केस होते हैं जिसके बिहाफ पर उसे जेल में डाल दिया जाता है। बाबा निराला और उसके लॉयर ने यहाँ पर पम्मी पर इल्ज़ाम लगाया था कि उसके भाई और उसके फादर को मारने वाला और कोई नहीं पम्मी है। पम्मी को उसकी वजह से जेल में लेकर जाया जा रहा है और बाबा एक बार दोबारा से छूट जाता है, जिसको पूरी तरह से कोशिश करी गई थी कि इसे जेल में डाला जाए, लेकिन बाबा अपने धन बल और पावर के दम पर कोर्ट से बेल लेने में कामयाब हो जाता है और अब सबके सामने आकर कहता है कि सच की जीत हुई और झूठ की हार। जिन्होंने झूठ बोला वो जेल में गए और जो लोग यहाँ पर सच बोल रहे थे वो आज़ाद होकर बाहर। पम्मी जेल में सोचती हुई आ रही है कि आखिर उसने कैसी क्या गलती करी जिस वजह से उसको जो है इंसाफ नहीं मिला। उसने हर तरीके से कोशिश की, हर उस गेट को खटखटाया जिस पे उसे इंसाफ मिल सकता था, लेकिन किसी ने भी उसकी नहीं सुनी और पम्मी को ही जेल में डाल दिया, जो यहाँ पर इंसाफ की लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया। अब पम्मी को इंसाफ मिलेगा या नहीं दोस्तों, ये तो हमें आश्रम सीजन 4 में ही पता चलेगा और इसी के साथ ये एपिसोड 10 यहीं डी एंड हो जाता है। और ये माइंड ब्लोइंग फैंटास्टिक सीरीज बॉबी देओल की ये अभी यहीं से दोस्तों कंटिन्यू होने वाली है और नेक्स्ट सीजन हमें 2023 में देखने को मिलने वाला है, यानी आश्रम 4 हमें 2023 में देखने को मिलने वाला है, जिसकी शूटिंग दोस्तों यहाँ पर 2022 में ही चालू हो गई थी और इसे सीजन 3 के साथ ही शूट किया गया था, लेकिन कुछ कुछ पार्ट इसका अधूरा रहता है, इसलिए ये हमें दोस्तों नेक्स्ट ईयर जल्दी से जल्दी मिलने वाला है। सीजन 4 हमें एक चीज़ की गारंटी देता है कि सीजन 4 सीजन 3 से और भी ज़्यादा ग्रैंडियर होने वाला है, यानी इसे बहुत ही बड़े स्पेक्टिकल पे शूट किया जाएगा और इसमें इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी क्योंकि पम्मी अब अपने रोल को पूरी तरह से चेंज कर चुकी है। जो बाबा के खिलाफ इंसाफ की लड़ाई लड़ रही थी उसने अपने आप को कंप्रोमाइज़ कर लिया है और अब वो बाबा के साथ ही जीना मरना चाहती है और बाबा को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहती है और जिन लोगों ने उसके खिलाफ गवाही दी थी अब वो उनसे चुन चुन के बदला लेगी और बाबा से उसने कहीं ना कहीं अब कंप्रोमाइज़ कर लिया और बाबा को भी वो इतना ही चाहती है जितना बाबा उसे चाहता है। और पम्मी के इस तरीके से चेंज होने की वजह से सभी लोग उससे डरे हुए हैं कि पम्मी ही है जो यहाँ पर बाबा पे पूरी तरह से अपना कंट्रोल कर सकती है और पम्मी ने अगर बाबा पे पूरा कंट्रोल कर लिया तो दोस्तों आश्रम को चलाने वाला और कोई नहीं पम्मी ही होगी, जिसे रोकना बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन हो जाएगा और पम्मी ही यहाँ पर दोस्तों इस स्टेट को भी चलाने वाली है। दोस्तों आश्रम सीजन 4 जो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, तो प्लीज़ दिल थाम कर बैठिए। 2023 का जब प्रकाश झांकी ये माइंड ब्लोइंग फैंटास्टिक सीरीज़ आने वाले है जिसका मुझे बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार रहता है। कहीं ना कहीं आप लोगों को भी ये सीरीज़ इतनी ज़्यादा माइंड ब्लोइंग लगती होगी क्योंकि ये दोस्तों हमें कहीं ना कहीं हर तरीके से कनेक्ट करने की कोशिश करती है और पम्मी और बाबा निराला का कॉम्बो सीजन 4 में कह ढाने वाला है। दोस्तों अगर आपको आश्रम सीरीज अच्छी लगी और बॉबी देओल की एक्टिंग से आप इंप्रेस हैं और उन्हें एक अच्छा एक्टर मानते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही आप किस मूवी या वेब सीरीज़ का रिव्यू चाहते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। थैंक्स, वंदे मातरम।